सोराइसिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस है। इसकी वजह से मरीज़ों का लाइफ क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तकरीबन 2 से 3% जो ग्लोबली ये पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है। किसी भी एज में ये आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये मिडिल एज जैसे 15 से 35 साल के लोगों को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमा नईम, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक डिज़ीज़ है जिसको हम सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस है। ये स्किन को इफ़ेक्ट करती है। मरीज़ों को इसकी वजह से मरीज़ों का लाइफ क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तकरीबन 2 से 3% जो ग्लोबली ये पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है। किसी भी एज में ये आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये मिडिल एज जैसे 15 से 35 साल के लोगों को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब सोराइसिस की वजह क्या होती है? सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आपका अपना दिफाई निज़ाम ही ओवर एक्टिव हो जाता है आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट। तो जब ये दिफाई निज़ाम किसी भी पेशेंट के अंदर उनकी स्किन के सेल्स के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो स्किन के सेल्स का जो साइकिल है वो बहुत हमारी नॉर्मल जो स्किन सेल का साइकिल है वो तकरीबन 28 to 30 डेज़ तक होता है। जब ऑटो इम्यून डिज़ीज़ या सोराइसिस इन सेल्स पर एक्ट करती है तो वो साइकिल छोटा होकर तकरीबन 4 से 5 दिन पर रह जाता है। और जब इतना ज़्यादा रैपिड सेल ग्रोथ हो रही होती है तो क्या होता है कि वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते स्किन के ऊपर पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने सोराइसिस में देखा है कि सोराइसिस में बहुत थिक स्केल आ जाते हैं, जो इसका बिल्कुल डायग्नोस्टिक एक फैक्टर है कि मरीज़ आपको आके बताएगा कि मेरे जिस्म के ऊपर सफ़ेद छिलके उतरते हैं। और ये छिलका क्यों बनता है कि जब आपका सेल साइकिल बहुत रैपिड हो जाता है, वो बार बार सेल जो 28 दिन की बजाय 3-4 दिन में ही पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो ऊपर जाते वहाँ ऊपर जाके शेड ऑफ होने की बजाय वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वाइट कलर के स्केलिंग आपके जिस्म के ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो ये जिसको समझें आपके पैथोजेनेसिस है सोराइसिस की, उसमें अब जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस बीमारी को की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। जेनेटिक है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में आ रहा होता है कि फैमिली हिस्ट्री पहले भी सोराइसिस रह चुका है तो आगे फैमिली में भी वो रन कर सकता है। दूसरा, किसी को वैसे ही कोई और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन किसी का हुआ है तो उसके साथ ये सोराइसिस आ सकता है, जिस तरह कि डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसके साथ सोराइसिस आ सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत से हैं, बहुत से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो सोराइसिस कॉज करते हैं। उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, कोई इंजरीज़ हो गई, कहीं पर आपको कोई ज़ख़म आ गया तो उसके बाद वहाँ पे सोराइसिस पैदा हो सकता है। इसको एक ख़ास फिनोमेना हमारी डर्माटोलॉजी में कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इन्फेक्शन के बाद ख़ास तौर पे बच्चों में अब सोराइसिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। ऐसे बच्चों को जिनके गले ख़राब होते हैं, गले ख़राब का जो बैक्टीरिया है वो सोराइसिस को एग्रेवेट कर देता है। तो इसलिए बच्चों में, बड़ों में ऐसे इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से सोराइसिस हो सकता है। सोराइसिस की बहुत सी टाइप्स हैं जो नॉर्मली हम देखने में आते हैं कि पेशेंट के या मरीज़ के जिस्म पे बहुत बड़े बड़े सुर्ख निशान बने हुए होते हैं। इनको हम और उसके ऊपर बहुत सफ़ेद रंग के छिलके आए हुए होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक प्लाक या खाली प्लाक सोराइसिस कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मरीज़ आते हैं जिस तरह के उनके जिस्म के ऊपर रेन ड्रॉप की तरह के लेकिन सुर्ख निशान। सोराइसिस के निशानों का एक ख़ास रंग होता है जिससे देखते ही एक डॉक्टर फ़ौरन पहचान लेता है कि ये सोराइसिस है। वरना डर्माटोलॉजी में तो बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें सुर्ख रंग के, सफ़ेद रंग के बहुत से निशान आते रहते हैं, लेकिन सोराइसिस के निशानों का एक ख़ास रंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये सामन पिंक कलर है जिसके ऊपर वाइट स्केलिंग आती है। तो कुछ मरीज़ों के जिस्म के ऊपर बहुत छोटे छोटे से जिस तरह रेन ड्रॉप की तरह के निशान आ जाते हैं और ख़ास तौर पे ये एसोसिएटेड होता है सोराइसिस विद सोर थ्रोट।
तो इसलिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि सोर थ्रोट को बहुत हमें अवॉइड करना चाहिए, बच्चों में भी बड़ों में भी, क्योंकि उसके बाद ये टाइप ऑफ सोराइसिस आ सकती है जिसको हम गटेट सोराइसिस कहते हैं। इसके अलावा इन्वर्स सोराइसिस आता है, यानी कि जहाँ पे आपके स्किन फोल्ड्स हैं, जैसे कि एक्जिला हो गया, आर्म पिट्स हो गई, अंडर लेग्स हो गई, यहाँ ऐसी जगहों के ऊपर सोराइसिस आ सकता है, उसको हम इन्वर्स सोराइसिस कहते हैं। जो हमारा प्लाक सोराइसिस है, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट टाइप जो है 80 to 90% लोगों में ये प्लाक सोराइसिस ही हमारे पास आता है। हमें इन्फेक्शंस को और इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब हमें इसमें सोराइसिस की ट्रीटमेंट में बहुत सी चीज़ें हमारे पास आती हैं, जो इसकी एक इमरजेंसी, हमारे पास 2 तरह की इमरजेंसी सोराइसिस में आ सकती हैं। जो आम सोराइसिस है, यानी जिसका मैंने आपको बताया ये प्लाक सोराइसिस है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक और ही नुकसानदेह, ये बड़ी लीथल वैरायटी में, जिसको हम पस्ट्यूलर सोराइसिस कहते हैं। अगर सोराइसिस के इन प्लाक्स या निशानों के ऊपर कभी भी मरीज़ को छोटे छोटे पस वाले दाने नज़र आना शुरू हो जाएं या प्लाक में दर्द होना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन उसे अपने डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़्यादा मैं ज़ोर इस बात पे दूंगी कि किसी प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए, आम डॉक्टर के पास ऐसे मरीज़ ना जाएं, क्योंकि अगर ये आम सोराइसिस कन्वर्ट हो जाए पस्ट्यूलर सोराइसिस में या एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग है। पस्ट्यूल्स अगर आना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन मरीज़ को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट को रिवाइज़ करवाना चाहिए या इस ट्रीटमेंट में रद्दोबदल करना चाहिए, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि नॉर्मल सोराइसिस में कौन सी ट्रीटमेंट्स होती हैं और अगर ये इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो उसमें हमें कौन सी ट्रीटमेंट्स देनी चाहिए। दूसरी एक कंडीशन होती है एरिथ्रोडर्मिक, जब आपका जिस्म या किसी मरीज़ का जिस्म मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो जाए फ्रॉम हेड टू टो, जिसमें मोर देन 90% एरिया ऑफ द बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो जाए और उसमें पूरे जिस्म पे रेडनेस और स्केलिंग आ जाए, तो वो उसको हम कहते हैं एरिथ्रोडर्मा, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और ये एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि जिसमें आपका स्किन बैरियर बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है और आपका जिस्म से पानी बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, जिस तरह आपका कई दिनों का डायरिया आपको डिहाइड्रेट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पेशेंट जो है वो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वैसे सोराइसिस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन अगर सोराइसिस मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि इन 2 कंडीशंस में चले जाए तो पेशेंट को फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ख़ुद को एडमिट करवाना चाहिए और इन कंडीशंस को ट्रीट करना चाहिए। अब पेशेंट की हम ट्रीटमेंट पे अगर हम आएँ तो उसमें हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट होती हैं और कुछ जो हैं हमारे पास सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स हैं। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स जिनको हम आम ज़बान में ओरल मेडिकेशंस कहते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा आपके ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा जिस्म के ऊपर, तो ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें इमोलिएंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। डिफरेंट इमोलिएंट में जिसमें हम शुरू होते हैं प्लेन वैसलीन से। टॉपिकल स्टीरॉइड्स इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और स्टीरॉइड जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और ऑटो इम्यूनिटी को भी कम करती हैं। तो अगर प्रॉपरली हम इन स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल करना पेशेंट को सिखाएं तो इससे हम बहुत से फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स तो इनके अगर होते ही हैं लेकिन इनके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन उन फ़ायदों को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह सैलिसिलिक एसिड है स्केल्स को ऊपर से रिमूव करने के लिए, कोल तार है, वो हम यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन इन टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के बाद हमारे पास जो आती है वो फ़ोटोथेरेपी है। अगर सूरज की रोशनी में आप देखेंगे बहुत से, आप अगर पेशेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करें तो वो आपको बताएंगे कि गर्मियों में ये सोराइसिस बेहतर होना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी में या सर्दियों में भी सूरज की रोशनी में बैठे हैं तो ये सोराइसिस बेहतर हो जाता है। तो यूवी लाइट, जिसमें स्पेशली यूवीबी लाइट जो है वो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद हमारे पास ओरल ट्रीटमेंट्स आती हैं। ओरल ट्रीटमेंट में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ड्रग है जिसको हम
मीथोट्रिक्सेट कहते हैं, वो हम इस कंडीशन में देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास रेटिनॉइड्स आते हैं जिसमें एसिड रेटिनॉइन है, वो हम इस कंडीशन में देते हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर साइक्लोस्पोरिन है। अगर जिसका मैंने आपको बताया रिथ्रोडर्मिक या साइक्लोस्पोरिन ये पस्ट्यूलर सोराइसिस आता है, तो उसमें हम फ्लेयर्स को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। उसके अलावा अब जो हमारे पास इन सब मेडिकेशंस के साथ साथ जो बहुत बड़ा हमारे पास एडवांस हम मेडिसिन में आया है, वो हमारे बायोलॉजिक थेरेपीज़ हैं। बायोलॉजिक थेरेपीज़ ने हमारी बहुत सी डिजीज़ को की प्रेवलेंस को बहुत कम किया है, जिनमें जो हर डिज़ीज़ के लिए बायोलॉजिक्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक हैं। सोराइसिस में क्योंकि इन्फ्लेमेशन जिन साइटोकाइंस या जिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से सोराइसिस हो रहा होता है, उसके अगेंस्ट जो बायोलॉजिक्स हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव हैं वो TNF इनहिबिटर्स हैं, जिनमें अडेलिमोमैब, इटानसेप्ट और इन्फ्लिक्जीमैब आता है। लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जो अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं हमारे, हम उनको ये वाले इंजेक्शन अडेलिमोमैब के ख़ास तौर पे हम लगाते हैं और उनसे बहुत लंबे अरसे तक हमारे जो पेशेंट हैं वो सोराइसिस से महफूज रहते हैं और बहुत बड़े टाइम तक सोराइसिस से ये फ्री रहते हैं। अच्छा, अब सोराइसिस की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी हैं, और सोराइसिस किन लोगों को के लिए हमें गाइडेंस क्या पेशेंट को देनी चाहिए। नंबर एक बात कि उसको अपने आप को रिहाइड्रेट बहुत अच्छा रखना है। दूसरा, उसे अपने बॉडी को मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करके रखना है। नंबर थर्ड के ऊपर जो बात आती है, अगर वो स्मोक कर रहा है या अल्कोहल यूज़ कर रहा है, उसकी स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर करते हैं सोराइसिस को। इसके अलावा ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए सोराइसिस के पेशेंट्स को। और जो लास्ट में हमारे पास है कि डायबिटीज़, इसको बहुत अच्छा कंट्रोल इसका होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ भी सोराइसिस एग्रेवेट कर जाता है। बहुत शुक्रिया, आज हमने आपको सोराइसिस के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात फराहम की हैं। इसके बारे में मज़ीद आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे।